मैं जितने भी मीडिया पर्सन यहाँ पे आए हैं इन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत अनबाइस्ड होकर हम लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर हाज़िर हुए। तो मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ही वो लोग हैं कि जिनकी वजह से हमारी जो बात है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचती है, वो किसी भी रियासत की, किसी भी मुल्क की और किसी भी यूटी की जो सरकार बनी होती है उस तक वो पहुँचती है। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपने जैसे सवाल किया, इस सवाल का जवाब जो है वो भरपूर तौर पर हम आपके सामने रखेंगे। एक्चुअली हमारे शुबहात जो थे वो सारे रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को लेकर थे, वक्फ बोर्ड की रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को लेकर थे। इलेक्शन स्टार्ट होते हैं 17 अगस्त को। 17 अगस्त को स्टेट ऑब्जर्वर एक न्यूज़पेपर है, उसके अंदर खबर छपती है। जो ऑफलाइन न्यूज़पेपर है उसके अंदर जो रिक्रूटमेंट पोस्टें हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट के लिए वो हैं 14, और जो ऑफलाइन न्यूज़पेपर है उसके अंदर है 14, और जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर है उसके अंदर है 18। हम ये चाहते हैं, हम इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले इस मामले के ऊपर कार्रवाई की जाए। और दूसरा सबसे बड़ा जो आयरनी था इस सारे मसले के अंदर वो ये था कि जिस दिन जो रिक्रूटमेंट जो है इन्होंने विड्रावल का एक नोटिस भेजा ऑनलाइन न्यूज़पेपर के अंदर। अगर आप इस मंथ की 6 तारीख का अगर ऑनलाइन न्यूज़पेपर देखेंगे स्टेट ऑब्जर्वर, तो उसके अंदर आप देखेंगे पेज नंबर 3 के ऊपर सबसे लास्ट के ऊपर जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर है उसमें इन्होंने विड्रावल का नोटिस दिया हुआ है। और अगर ऑफलाइन जो पेपर है हमारे पास वो सबूत है, ऑफलाइन पेपर के अंदर वहाँ पे कोई भी विड्रावल का नोटिस नहीं है। और ये बड़ी हैरानगी की बात है। इससे पता चलता है कि वक्फ डिपार्टमेंट के अंदर किस तरीके से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो चलाया जा रहा है। हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से, जो अभी हमारी गवर्नमेंट आयद हुई है, उससे हम वक्फ बोर्ड से हम ये गुजारिशात करते हैं कि हमें जो ये खदशात हैं इन मामलात के ऊपर आप गौर करें और इन मामलात को क्या किया जाए, देखा जाए। उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर कुछ और भी हमें शुबहात हैं। ये हमारे सवालात हैं और आयन के जो फंडामेंटल राइट हैं उसका जो आर्टिकल 19 है उसके तहत हम ये सवालात पूछने का हक रखते हैं। और हमारा सवाल ये है कि हमने सुना है, हमें ये बताया जाए सबसे पहले कि जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो किस तरीके से चलाया जाता है, कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए क्या क्वालिफिकेशन होंगी, क्या ये जो रिक्रूटमेंट की इनके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट में इन लोगों ने रिक्रूटमेंट की है। अगर ये कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रिक्रूटमेंट की है तो जिसने भी ये रिक्रूटमेंट की है वो अक्यूज्ड है इसके लिए। दूसरी बात ये कि हमारी गवर्नमेंट का ये आर्डर है कि कोई भी अगर आपको रिक्रूटमेंट किसी भी डिपार्टमेंट से करनी है या किसी भी इंतज़ामिया से कोई भी जॉब रिक्रूटमेंट करनी है तो उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की कंसेंट लेनी होगी। तो क्या ये जो रिक्रूटमेंट हुई इसके लिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की कंसेंट हुई? और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि 17 को न्यूज़पेपर जो है एक ही न्यूज़पेपर के अंदर ऑनलाइन जो पोस्टें आ रही हैं वो अलग हैं, जो ऑफलाइन न्यूज़पेपर में आ रही हैं वो अलग हैं। सबसे पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि 18 को ये इंटरव्यू किस बेस पे ले रहे हैं? अगर जिन लोगों का इंटरव्यू लिया इन लोगों ने तो इस महीने की 6 तारीख को उसका विड्रावल कैसे किया? और वो एक न्यूज़पेपर जो है मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस तरीके से छाप रहे हैं कि ऑनलाइन न्यूज़पेपर के अंदर या तो एडिटिंग करवा के वो उन्होंने विड्रावल का करवाया है, अगर एडिटिंग नहीं करवाई है तो ऑफलाइन न्यूज़पेपर के अंदर अगर आप देखेंगे पेज नंबर 3 के ऊपर ही वहाँ कुछ समोट आर्मी के रिलेटेड कोई प्रोग्राम है वो उसमें दिया हुआ है। हमारा सबसे बड़ा खदशा ये है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जितने भी मुलाजमीन जो हैं वो लगे हुए हैं, सबसे पहले उन सब का रिकॉर्ड जो है वो चेक करवाया जाए, गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉर्ड जो है वो चेक करवाया जाए प्रॉपरली कि इन लोगों की सैलरी जो है वो किस बेस के ऊपर दी जाती है, इन लोगों के ऊपर जो इंक्रीमेंट लगाई जाती है वो किस बेस के ऊपर लगाई जाती है, और जो एम्प्लॉयड हैं और जो प्रमोशन है, अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक ही टाइम के अंदर 2 एम्प्लॉय लगे हैं, एक की प्रमोशन हो जाती है और एक की प्रमोशन नहीं होती। सबसे पहले तो इसके लिए ऑडिट करने की ज़रूरत है। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके लिए ऑडिट किया जाए, प्रॉपर ऑडिट किया जाए और उस ऑडिट के अंदर थर्ड पार्टी को शामिल किया जाए जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं। उसके बाद हमें सुनने में ये मिला है कि जो मतलब पिछले दिनों में या इलेक्शंस के दिनों में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आर्डर्स हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा किसी भी रिलीजियस प्लेस के ऊपर कोई भी फंक्शन या कोई भी उसको स्पेस जो है वो नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद भी यहाँ शादरा शरीफ श्राइन के अंदर वो स्पेस और वो चीज़ें जो है दी गई, इसके ऊपर भी कार्रवाई जो है वो की जाए। और इसके लिए सब शेम करते हैं इस बात को और ये बड़ा मतलब दर्दनाक बात है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तीसरी बात ये कि जब से यहाँ पे औकाफ डिपार्टमेंट के अंडर ये ज़ियारत हुई है, जब भी यहाँ के सेफ खोले जाते थे उनकी एक प्रॉपर डेट होती थी और उसके अंदर बैंक के मुलाजमीन जो है वो शामिल होते थे और दूसरा नंबर के अंदर यहाँ के जो लोकल स्टेक होल्डर हैं उनको शामिल किया जाता था। तीसरी बात ये कि ये है या नहीं है, लेकिन कैमरास का जो इस्तेमाल है वो ज़ियारत के अंदर बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए ताकि CCTV कैमरा जो है उनकी सर्विलेंस जो है वो अच्छे से भरपूर तौर पर की जा सके।
इसके साथ हमारे कुछ और भी मामलात ये हैं कि यहाँ पर जो हमारे मौलाना हजरात हैं, कुछ मतलब पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी और को वोट दे दिया या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ किसी की एफिलेशन है, क्योंकि राइट टू वोट जो ये हमारा जमहूरी हकूक है और हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। और यहाँ की जब भी हुकूमतें बदलती हैं वो इसलिए बदलती हैं क्योंकि ये निज़ाम जो है यहाँ के लोगों ने, यहाँ के आइन ने हम लोगों के हाथ में दिया है और हम अपने आइन के मुतहत जा कर के हम अपना राइट टू वोट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हम राइट टू वोट का इस्तेमाल करेंगे? जिन लोगों के वजीफे यहाँ पर लगे हुए हैं उन लोगों के वजीफे बंद कर दिए जाएंगे। दूसरी बात ये कि जिन लोगों के वजीफे लगाए जाते हैं उन लोगों के वजीफे बंद करने की वजह क्या हो सकती है? तीसरी बात ये, इन वजीफे में जो ये डिफरेंशिएशन है, किसी के अमाउंट बहुत ज़्यादा है, किसी के अमाउंट बहुत कम है, इसकी जो है वो सॉलिड जो वजह है हमें वो भी बताई जाए। ये हमारे कुछ बहुत बेसिक सवाल हैं जिनके जवाब जानने की हम सबको ज़रूरत है। हम जितने भी यहाँ पे लोग हैं यहाँ पे लोकल हैं। पांचवी बात ये कि हम सब लोगों की लोकल पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पर होनी बहुत ज़रूरी है। खासतौर पर शादरा और आउटजाइनिंग एरिया के जो लोग हैं इनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। मुफ्ती साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया था कि यहाँ के लोगों को माइग्रेट करवा के, अगर आप आसपास के एरिया देखोगे, दूसरी जगहों पे शिफ्ट किया था ताकि यहाँ पे टूरिज्म का जो कल्चर है वो डेवलप हो सके, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनको रोज़गार मिल सके। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद क्या इस लैंड को प्रॉपर तौर पर यूटिलाइज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, गवर्नमेंट के आर्डर हैं, आपने कोई भी सामान जो खरीदना है, चाहे वो लंगर की ग्रॉसरी हो या कोई भी मतलब कोई भी एसेंशियल चीजें जो भी हो, वो आपको जेम के ऊपर से खरीदना है। क्या ये रिकॉर्ड जेम का यहाँ पे मौजूद है? ये हम सब लोगों को क्या किया जाए, बताया जाए। हमने RTI भी फाइल की हुई है, उन RTI के जवाब भी जो है वो हम इनसे चाहेंगे। हम किसी एक पार्टिकुलर आदमी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के भी खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अपने हक की बात जो है मीडिया के माध्यम से यहाँ रखने के लिए आए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात जो है ये सरकार सुनेगी और इस बात हमारी को ऊपर तक ये लेकर जाएंगे। अब ये मौलवी साहब हैं हमारे साथ, मौलाना गुलफराज साहब, ये आपके सामने चंद बातें रखेंगे। मैं सबसे पहले आप हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमको हमेशा ही इग्नोर किया जाता है। जो भी मीडिया वाला आता है या कोई अधिकारी आता है या MLA MP यहाँ आता है तो उसको हमारे तक नहीं पहुँचाया जाता और ना हमारी आवाज़ को वो सुनना चाहता है। अब आपने देखा है कि ये इलेक्शन का दौर चल रहा था, तमाम पार्टीज़ के लोग हर एक के पास जा रहे थे, कैंपेन कर रहे थे। और ये हिंदुस्तान का राइट है कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी वोट दे सकता है, इसके अंदर किसी की पाबंदी नहीं है। तो जब कोई भी पार्टी का आदमी किसी के पास जाएगा तो उसे भगाया नहीं जाएगा, बल्कि उसकी बात को सुना जाएगा। व्यक्ति का अपना मन है कि वो किसको वोट देना चाहता है, किसको नहीं देना चाहता, ये बात अंदर की होती है। लेकिन मेरा तो एक हक तलफी ये की गई है वकाफ़ के अंदर। क्या आप ये बताएं कि मैं यहाँ नमाज़ पढ़ाने के काबिल नहीं था? क्या मैं दीनी उमूर अंजाम देने के काबिल नहीं हूँ? क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि नहीं? दूसरी बात ये कि आज के इस महंगाई के दौर में 3000 रुपया क्या औकात रखती है, जो आगे पीछे से कोई सरमाया ना हो, कोई कुछ ना हो। मैं एक शादरा शरीफ नहीं बल्कि राजधानी, पोठा, बगला, मजहूर और भंगाई, इन सब के दीनी उमूर अंजाम देता हूँ। कहीं खतमात शरीफ होते हैं, जनाजे होते हैं या उसे क्या कहते हैं, सदकात वगैरह होते हैं, सारे काम में अंजाम देता हूँ। इस इलेक्शन के बाद यही कह करके मेरी, और मैं इसका सबूत दे सकता हूँ कि मुझे मौलाना साहब ने फ़ोन किया कि आप आज किसी सियासी मीटिंग में थे। मैंने कहा सियासी मीटिंग में नहीं था, बल्कि सियासी मीटिंग वाले लोग मेरे पास आए थे। तो उन्होंने कहा कि मीर साहब ने यह कह दिया है कि हम उन्हें वजीफ़ा देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि दूसरों की मीटिंग अटेंड करते हैं। और मेरा जो 3000 का वजीफ़ा था वो शादरा शरीफ से ख़त्म कर दिया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब मुफ्ती साहब ने यहाँ लोगों की ज़मीनें खरीदी और ख़रीद करके लोगों से कहा कि हम आपके हर घर से जिसकी ज़मीन ली गई है उसका एक आदमी जो है औकाफ के अंदर लगाएंगे और 75% का कोटा जो है वो फ़कत शादरा शरीफ वालों के लिए होगा। लेकिन ये बताया जाए कि वो 75% का कोटा कहाँ है, और दूसरी बात कि उन लोगों को कहाँ ज्वाइन किया गया है। आप ये बताएं कि यहाँ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपाहिज लोग हैं, उनकी यहाँ उनका वजीफ़ा नहीं है। और ऊपर से ये बात कही जा रही है कि जी हम सारे उलमा का वजीफ़ा काट देंगे। ये औकाफ कान खोल करके सुन ले, अगर उलमा ने अपनी ज़ुबान खोल दी तो ईमानदारी की बात तो यह है कि औकाफ को आपने मुलाज़िमीन की तनख्वाह पूरी करना भारी पड़ जाएगा। क्यों कि ज़ियारतें उलमा की हैं, जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है कि अल उलमा वरासतुल अंबिया, कि उलमा जो है ये अंबिया के वारिस है, तो क्या औलिया के वारिस नहीं हो सकते हैं? ये ज़ियारतें अगर चल रही हैं तो उलमा के दम पे चल रही हैं। इसलिए मेरा आपसे यही
मुझसे पहले जो है मुफ्ती साहब और मेरे भाई ने वाज़िया कर दिया है, इलेक्शन आते हैं और इलेक्शन जाते हैं, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ा कि जम्मू कश्मीर की सबसे मशहूर दरगाह, जिस पे आज जो है ये बदगुमानियों का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से हमें आज सामना आना पड़ा। और ये आप सारे देख रहे हैं, ये आपको चंद लोग नहीं नज़र आएंगे। यहाँ आने वाले दिनों में अगर सरकार इस पे क्लियरेंस नहीं देती है, हम तो अपने इलेक्टेड सीएम से दरख्वास्त करेंगे, यहाँ के कंसर्निंग एमएलए से दरख्वास्त करेंगे कि वो इसका क्लियरेंस दें। और क्लियरेंस के बाद नहीं तो ये लोग जो है सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो ये इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ये उल्लंघन हुआ है, आप उस पेपर को देखें कि जो पेपर वहाँ से हार्ड कॉपी निकलती है, उस कॉपी के अंदर एक अलग किस्म की एडवर्टाइजमेंट ये उसको एडिटिंग करके करते हैं, और जो ऑनलाइन है उसमें अलग किस्म की होती है। हम इसकी क्लियरेंस चाहते हैं कि जो यहाँ का जिम्मेदार इंसान है वो इसकी क्लियरेंस क्यों न दे। दूसरा ये है कि ये इतने बुखलाहट के शिकार हो चुके हैं कि हमें ज़बान खोलनी पड़ी। आपको तो इन लोगों ने रद्द किया है, आपको तो इन लोगों ने आपका बेड़ा गर्क किया है, और आज आप उतरे हो इन लोगों के खिलाफ के इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया। आपको शर्म आनी चाहिए कि ये डेमोक्रेटिक, आपने तो जमहूरियत का कत्ल कर दिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, और इसमें जो है हमें कानून ने राइट दिया हुआ है कि हम जो है अपनी मर्जी से वोट करें और अपनी मर्जी से गवर्नमेंट को इलेक्ट करें। अगर किसी की वजह से यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट इलेक्ट लोगों ने चुन के की, तो आपको इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको बदवा नहीं करनी चाहिए। और जो ख़ास बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जिस आलिम का या जिस मौलवी का वजीफ़ा यहाँ से काटा गया है, पहले तो शेम होनी चाहिए उस काटने वाले को, उसको शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद दूसरी बात मैं उसको ये वार्निंग से कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर उसका बहाल किया जाए। वरना मैं आपको बता दूँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल उलमा वरासतुल अंबिया, अगर उलमा जो हैं ये वारिस हैं अंबिया के, तो हमारा आखिरी खून का कतरा भी उलमा के लिए जो है वो कुर्बान हो जाएगा, और हम रोडों पे देने के लिए अपनी जान भी उलमा के लिए तैयार हो जाएंगे। और उलमा के खिलाफ जिसने ज़बान खोली तो हम उसको किसी सूरत में नहीं बख्शेंगे। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। हम सरकार से, हम एलजी से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जितनी ये बदगुमानियाँ हुई हैं उनका जो है वो हमें बताया जाए, फ़ौरन इसकी क्लियरेंस की जाए, ताकि लोगों के अंदर जो है वो थोड़ा सा अमन और सुकून हो सके। शुक्रिया। पे हम जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, हमारी तरफ से कुछ गुजारिशात हैं, ख़ास तौर पे सरकार के लिए, कि सबसे पहले यहाँ पे एक इन सर्विस ऑफिसर जो है को केएस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है उसको मुनक्किद किया जाए। और दूसरे नंबर पे किस तरीके से ये पे स्केल बनाया जाता है, इस पे स्केल के अंदर किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किसी एक आम आदमी को अगर आप लगा देंगे तो उसको पता नहीं चलता है। लिहाजा फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी यहाँ पर एक आदमी जो है वो लगाया जाए। तीसरा नंबर, यहाँ पे टीआरसीज वगैरह हैं, यहाँ पे टूरिज़्म के मसले हैं, और लोगों को बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो करनी पड़ती हैं। उसके लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ पर मुनक्किद किया जाएँ, ताकि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हों। यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो, लोग वहाँ पर जाएँ और अपने मसाइल का हल जो है वो निकाल सकें। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड एक है यहाँ पर, जो फुल हो चुका है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं सब ने पहले भी गुजारिश की है, और आज मीडिया के माध्यम से हम फिर से गुजारिश करते हैं कि हमें कब्रिस्तान के लिए एक अलग से जो है वो जगह दी जाए। चौथी बात ये कि हमें कुछ शक और शबुहात हैं, हम किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे, वो ये हैं कि कुछ यहाँ पर जो है एम्प्लॉयड जो है विदाउट एडवर्टीजमेंट लगाए गए। हालांकि गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन ये है कि आप किसी भी आदमी को, चाहे वो परमानेंट जॉब के लिए हो चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के लिए हो, आप उसको जॉब पर नहीं रख सकते हैं। हमारे पास वो सारी रिकॉर्ड और सारी डेट मौजूद हैं। और मिरेकल ये है कि मार्च में या अप्रैल में एक आदमी अपॉइंट किया जाता है 25,000 सैलरी के साथ, और जब उसका अगस्त का महीना आता है उस वक्त उसकी सैलरी जो है 64,331 रुपये हो जाती है। और ये इतनी बड़ी हाइक जो है आज तक इंडिया के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में, ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को मिली है, ना ही किसी डिपार्टमेंट के मुलाजिम को मिली है। 157% हाइक, ये क्राइटेरिया किस तरीके से बनाया है ये समझ में आने वाली बात नहीं है। हम मीडिया के मतलब मदद से हम गवर्नमेंट को ये चीज़ें कहना चाहते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए क्लियर करें। और ऑडिट का यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऑडिट के अंदर यहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एज ए थर्ड पार्टी जो है वो रहने चाहिए। ये हमारी चंद गुजारिशात हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के आप तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। आज का इशू जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में मेरे बड़े भाई अत्तर साहब ने और एडवोकेट साहब ने और मौलाना गुलफराज साहब ने बयान कर दिया कि क्या क्या इशू थे। मैं अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा
कि जो भी यहाँ पे ये धांधली हुई है, जो कि हम नौजवानों में इस बात को बहुत ज़्यादा जो है वो मैंने कहा कि आग की तरह ये बात फैल चुकी है, तो इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी एक ज़रूरी समझा कि इस बात पे जो है फौरी तौर पे गौर किया जाए। अगर इस धांधली में वाकई में कुछ हुआ है तो वो भी साबित करके दिखाया जाए, अगर नहीं हुआ तब भी करके दिखाया जाए। और जो ये न्यूज़पेपर वाला जो जिसकी जो है ई पेपर पे जो है वो अलग हमें कुछ न्यूज़ दिख रही हैं, और उसकी हार्ड कॉपी जब हम फाइंड करते हैं, बहुत ही हमारे नौजवानों ने सर्च करके उनको निकाला है, हमारे कुछ बेहतरीन नौजवान हैं, तो उन पे जो है हमें देखने को ये मिला कि वो जो ई पेपर पे जो कुछ भी था वो हार्ड कॉपी पे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। और स्टेट ऑब्जर्वर वाले को जो है उसकी भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि वो न्यूज़पेपर वाला जो है इस चीज़ को क्यों ऐसे जो है वो प्रमोट कर रहा है। दूसरी बात ये कि लोकल यहाँ पे जितने भी हैं उनके मुद्दों को ज़रूर यहाँ पे सुना जाए, और यहाँ पे शादरा शरीफ और साथ के एडजॉइनिंग एरियाज़ बंगाई हो गया हमारा, साथ में राजधानी मजूर वगैरह हो गया, तो इन लोगों को जो है एक प्रॉपर तौर पे रिजर्वेशन दी जाए, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट हो, ताकि ये नौजवान जो यहाँ के PhD होल्डर, यहाँ के जो है BTech MTech करके यहाँ पे लोग घर में बैठे, तो ताकि उनको भी यहाँ पे जो है मौका मिले। ऐसा ना हो कि लोग अपने ही परिवार में से उठा के एक बंदे को लाएं 25,000 सैलरी पे, और वो करते करते जो है वो 65,000 सैलरी इस टाइम वो ले रहा है। मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने टाइम निकाल के यहाँ पे आए। उम्मीद है कि ये बात जो है वो ज़रूर आप ऊपर तक पहुँचाएँगे और जल्द से जल्द जो है इस पर कार्रवाई होगी। शुक्रिया।